Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we will discuss about digestion and absorption of carbohydrates. So let's start it. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स उनकी क्लीवेज होती है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है ताकि जो डाइसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, उनको मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि जो अब्जॉर्प्शन है वो मोनोसेक्राइड्स की होती है। डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स ये अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि जो लार्ज शुगर्स हैं इनको तोड़कर मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं इनको नाम लेते हैं ग्लाइकोसाइडेजेस का, ग्लाइकोसाइडेजेस। ठीक है, अब ये एंडोग्लाइकोसाइडेजेस होते हैं ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि ये क्लीवेज जो है बॉडी सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंडोग्लाइकोसाइडेजेस होते हैं। अब ग्लाइकोसाइडेजेस को हम ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेजिस भी कहते हैं, ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेजिस, क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। उसके बाद ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेजिस ह्यूमंस के अंदर कौन से होते हैं? ह्यूमन के अंदर जो ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेजिस होते हैं ये अल्फ़ा बॉन्ड को क्लीव करते हैं, अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ते हैं, अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेजेस होते हैं। बीटा ग्लाइकोसाइडेजेस जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर मौजूद नहीं होते, बीटा ग्लाइकोसाइडेजेस एब्सेंट है। अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेजेस है मतलब ह्यूमंस के अंदर जो अल्फ़ा बॉन्ड है, अल्फ़ा ओरिएंटेशन का अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड, अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड, इसकी क्लीवेज हो जाती है। लेकिन बीटा बॉन्ड की बात करें, बीटा 1,4 बॉन्ड आ जाए तो ये ह्यूमंस के अंदर क्लीव नहीं हो सकता। इसकी वजह से ऐसा शुगर जिसके अंदर बीटा बॉन्ड है उसकी डाइजेशन ह्यूमन के अंदर नहीं होती और वो अनडाइजेस्टेड ही रहता है और डाइटरी फाइबर का रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पे सेलुलोज जो है, सेलुलोज बना होता है बीटा 1,4 लिंकेज के ज़रिए, बीटा ग्लूकोज से बनता है, तो इसलिए सेलुलोज ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि बीटा ग्लाइकोसाइडेजेस ह्यूमंस के अंदर नहीं होते। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, खुराक ओरल कैविटी के अंदर पहुँचती है। ठीक है, सपोज़ कि ये पर्सन है, ओरल कैविटी के अंदर जब खुराक पहुंचती है तो यहीं पे खुराक की डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम खुराक के अंदर मिक्स होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज जो है ये अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड को क्लीव करता है, किसके अंदर? स्टार्च के अंदर और ग्लाइकोजन के अंदर। स्टार्च के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टार्च के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग होती है, अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड होता है और अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड होता है, और ग्लाइकोजन के अंदर भी अल्फ़ा 1,4 और 1,6 बॉन्ड होता है। स्टार्च में अमाइलोज में 1,4 था और अमाइलोपैक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों होता है। तो जो अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज, ये अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड को क्लीव करता है और जो मिक्सचर बनाता है, डेक्स्ट्रिन बनाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ओलिगोसेक्राइड मुख्तलिफ साइज़ के उनका एक मिक्सचर होता है, उसको नाम देते हैं डेक्स्ट्रिन का। तो डेक्स्ट्रिन बन जाता है इसकी नतीजे में, इसकी डाइजेशन के नतीजे में। अब सलाइवरी अमाइलेज जो है ये पीएच पे काम करता है, पीएच 6 to 7 पे। ठीक है, मतलब अगर पीएच कम होगी, एसिडिक पीएच आएगी तो इसका एक्शन रुक जाएगा। अब ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन चल रही थी खुराक की, लेकिन जैसे ही खुराक यहाँ से आ गई स्टमक के अंदर तो यहाँ पे पीएच कम होके 2 हो जाती है स्टमक के अंदर HCl की मौजूदगी की वजह से। तो जब HCl यहाँ पे पीएच कम हो गया तो सलाइवरी अल्फा अमाइलेज का एक्शन यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच होती है, तो उसकी ऑप्टिमम पीएच 6 to 7 थी, तो pH 2 पे इसका एक्शन जो है वो रुक जाता है। अब ये जो खुराक है स्टमक से जब ये पहुंचती है नीचे इंटेस्टाइन के अंदर, तो इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज़ होते हैं और उनके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 रिलीज़ होता है। Na2CO3 HCl की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। किस तरह? HCl के साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, HCl के साथ ये रिएक्ट करके बना देता है NaCl और वाटर और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो एसिडिटी थी वो कम हो जाती है और अगेन जो पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाती है और फेवरेबल हो जाती है अमाइलेज की। लेकिन यहाँ पे कौन सा अमाइलेज रोल प्ले करता है? यहाँ पे पैंक्रियाटिक अमाइलेज रोल प्ले करता है, जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो हैं वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या हैं? ये इंटेस्टाइन है सपोज, तो इसकी सरफेस पे माइक्रोविलाई होते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक ब्रश सी अपीयरेंस आ रही होती है, तो इसको हम नाम लेते हैं ब्रश बॉर्डर। इससे एंजाइम लिंक्ड होते हैं जिसको हम नाम लेते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। इसके अंदर अब हर तरह के एंजाइम आ जाते हैं जिन्होंने जो खुराक के अंदर
पॉसिबल जो शुगर्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे इनमें अंदर आ जाता है ट्री हेलेज डाइजेस्ट करता है ट्री हेलोज को। ट्री हेलोज शुगर जो है उसके अंदर अल्फ़ा 1 लिंकेज होता है, मतलब कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये इस साइड पे जो शुगर होगा उसका भी कार्बन 1 इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, और इधर का जो शुगर होगा उसका भी कार्बन 1 इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के अंदर। तो ट्री हेलोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ट्री हेलोज को डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है माल्टेज़ जो माल्टोज़ को डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा आइसोमाल्टेज़ आ जाता है। आइसोमाल्टेज़ जो है अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड लीव करता है आइसोमाल्टोज़ के अंदर। उसके अलावा लैक्टेज होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंजाइम जो हैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, उनको मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मोनोसेक्राइड कौन से? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज के अंदर, और उनकी आगे फर्दर अब्जॉर्प्शन होती है। अब कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन की बात कर लें तो जो ग्लैक्टोज अब कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन की बात कर लें तो जो ग्लूकोज है इसकी अब्जॉर्प्शन होती है चैनल के ज़रिए। स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन होती है, ठीक है, और उसका नाम होता है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज चैनल, ठीक है, या सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। SGLT1 इसके लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्ट वर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट होती है। को ट्रांसपोर्ट का मतलब है इंटेस्टाइन में सोडियम पड़ा हुआ है हायर कंसनट्रेशन के अंदर, ठीक है। सोडियम की यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है और ग्लूकोज की यहाँ पे कंपैरेटिवली लो कंसनट्रेशन है। अब क्या होता है कि सोडियम अपनी हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये हाई से लो की तरफ जा रहा है और इसमें इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, और ग्लूकोज लो से हाई मूव करता है तो इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो जो एनर्जी सोडियम की ट्रांसपोर्ट से रिलीज़ हुई वो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो जाती है। तो ये है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन कौन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट है। तो इस तरह इंटेस्टाइनल ह्यूमन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन के सेल्स हैं सपोज, तो इस सेल से आगे फर्दर साथ में ब्लड कैपिलरीज फ्लो कर रही होती हैं। ब्लड कैपिलरीज हैं। अब ब्लड कैपिलरीज में यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर जो है पड़ा होता है, और उसका ट्रांसपोर्टर का नाम होता है GLUT2, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए यहाँ से ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अलो करता है। और जो फ्रुक्टोज़ है उसके अब्जॉर्प्शन के लिए जो स्पेसिफिक चैनल होता है उस चैनल का नाम होता है GLUT5, ठीक है। और ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए फ्रुक्टोज़ की अब्जॉर्प्शन करवाता है, और उसके बाद ये सारे जो हैं GLUT2 के ज़रिए ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब नॉर्मली एक पर्सन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पहुंच रहा होता है मटेरियल उसके अंदर डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड जो है ना होने के बराबर होते हैं। ऑलमोस्ट सबकी जो डाइजेस्टिबल होते हैं सबकी डाइजेशन हो चुकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने से पहले, लेकिन अगर डाइजेशन में फॉल्ट आ गया, कोई एंजाइम मिसिंग है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइसेक्राइड्स पहुँचेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि ये वाटर को विड्रॉ करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ से कैपिलरीज से वाटर जो इंटेस्टाइन के अंदर आएगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? डायरिया प्रोड्यूस होगा। और इन शुगर्स को जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं। इनकी फर्मेंटेशन के नतीजे में गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस जो है कि फ्लैटुलेंस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह जो डिस्टर्बिंग सिम्टम्स हैं इसकी वजह से आती हैं। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर किसी डाइसेक्राइड की प्रॉपर डाइजेशन ना हो तो उसे क्या होगा? तो उसकी वजह से स्पेसिफिक डाइसेक्राइड की प्रोड्यूस होती है इंटॉलरेंस। डाइसेक्राइड इंटॉलरेंस प्रोड्यूस होती है अगर एक डाइसेक्राइड जो है बॉडी के अंदर नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब क्या इस केस में क्या होता है कि हमने पीछे पढ़ा कि अगर डाइसेक्राइड जो है अनडाइजेस्टेड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए तो वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, वाटर को ड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से डायरिया होगा, फ्लैटुलेंस प्रोड्यूस होगी। तो यही कि होता है कि अगर एक डाइसेक्राइड कोई डाइजेशन का एंजाइम पर्सन के अंदर मिसिंग है या किसी वजह से उस एंजाइम को किसी ड्रग्स की वजह से एंजाइम सप्रेस हो गया है या एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई है, तो वो स्पेसिफिक डाइसेक्राइड इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड चला जाएगा और वहाँ पे डायरिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक पर्सन को ऑलरेडी सपोज के पर्सन को ऑलरेडी डायरिया हुआ है किसी एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो इस डायरिया की वजह से मज़ीद जो ब्रश पाउडर एंजाइम हैं उनको हार्म पहुँचता है, उनका नुकसान होता है, लॉस होता है। तो उसकी वजह से डायरिया जो बाकी दूसरे डाइसेक्राइड्स हैं उनके लिहाज से भी डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर डायरिया सिक्रेज की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोड्यूस हुआ था तो अब डायरिया कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो ब्रश पाउडर एंजाइम का मज़ीद लॉस होगा, तो वो माल्टेज की भी कमी आ जाएगी, तो माल्टोज की वजह से भी फिर डायरिया प्रोड्यूस होगा। तो डायरिया अगर सिक्रेज की वजह कमी की वजह से डायरिया है तो उस पर्सन को सुक्रोज देंगे तो डायरिया जो है वो मज़ीद जो है कंडीशन जो है मज़ीद ख़राब होगी, मज़ीद डायरिया जो है इंक्रीज़ होगा। तो उसके
उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आ जाती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है कि लैक्टोज जो है ये मौजूद होता है मिल्क के अंदर, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर लैक्टेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है, लैक्टेज जो है बीटा ग्लूकोसाइडेज है, क्योंकि लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4 लिंकेज होता है लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान, तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, ग्लैक्टोज के बॉन्ड को क्लीव कर रहा है। लेकिन जो सेलुलोज के लिए बीटा ग्लूकोसाइडेज होता है वो ह्यूमन के अंदर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होती। लेकिन लैक्टोज के लिए लैक्टेज बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं होता या इसकी कमी हो जाती है, जो इसका जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, लैक्टेज आगे नहीं बन पाता। तो ऐसे इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि वो दूध जब पीते हैं तो दूध पीने के बाद उनको डायरिया और फ्लैटुलेंस और इस तरह की डिस्टर्बिंग सिम्टम्स आती हैं, इनके उनके अंदर मिल्क की डाइजेशन नहीं होती, मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो उनके लिए क्या जरूरी है कि मिल्क कंजप्शन को कम से कम कर दें। अगर मिल्क कंज्यूम भी करना है तो लैक्टेज ट्रीटेड प्रोडक्ट्स मिल्क के जो हैं वो यूज़ करें। इसी तरह सिक्रोज़ की या एक्सोमाल्टोज की इनकी भी डेफिशिएंसी आ सकती है, तो उस केस में वो शुगर डाइजेस्ट नहीं होगा और उस शुगर खाने पे जो डायरिया की सिम्टम्स हैं वो आएंगी। तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट टेस्ट क्या है कि इसके अंदर जो ओरल गैस टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है, ओरल गैस टेस्ट किसी डाइसेक्राइड की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए। इसमें स्पेसिफिक डाइसेक्राइड पर्सन को दिया जाता है तो ओरल गैस मेजरमेंट की जाती है, क्योंकि अगर डाइसेक्राइड की डेफिशिएंसी हो तो ओरल गैस में हाइड्रोजन की जो अमाउंट है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि 4 डाइसेक्राइड इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड चला जाएगा, वहाँ पे उसकी फर्मेंटेशन से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेंगी और इन गैसेस का स्पेसिफिकली हाइड्रोजन गैस जो है इसका जो ओरल गैस मेजरमेंट है उसमें इसकी अमाउंट जो है इंक्रीज़ आएगी। ये ओरल आउटपुट के अंदर, गैसेस के आउटपुट के अंदर इसकी मिकदार जो है ज़्यादा होगी। तो इस तरह किसी स्पेसिफिक डाइसेक्राइड की कमी को डायग्नोस किया जाता है। अब बुक पे आ जाएं तो बुक पे ये लिपनकॉर्ड चैप्टर 7 के लास्ट 3 पेजेस हैं, ठीक है। यहाँ से ये डाइजेशन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सारा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि सेक्रेज और आइसोमाल्टेज जो हैं ये एक ही प्रोटीन की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, मतलब एक ही प्रोटीन जो है उसके 2 सब यूनिट्स हैं। एक प्रोटीन जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, एक सब यूनिट सेक्रेज कहलाता है, दूसरा आइसोमाल्टेज कहलाता है। लेकिन जो सेल्स जो हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स जो हैं, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर ये दोनों जुड़े होते हैं और वहाँ पे सेक्रेज आइसोमाल्टेज कम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसी तरह हम बता रहे हैं कि माल्टेज जो है ये भी कुछ एक्सोग्लूकोसाइडेज जो हैं उनके साथ कम्प्लेक्स बनाता है और अल्फा 1,4 बॉन्ड को क्लीव करते हैं। यहाँ पे फिर एब्जॉर्प्शन का बताया गया है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर का SGLT1 GLQT5, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद अब्नॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स को पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है क्लिनिकल पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से इसको सारे को पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर जो थे फर्स्ट ईयर के वो कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।